हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का शोध श्रृंखला में। पिछले व्याख्यान में हम लोग चर्चा कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा की थी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी होता क्या है, उसमें कितने प्रकार होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरे व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे, जरूरत पड़ने पर नोट्स लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। वीडियो खत्म होने के पश्चात वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, है ना। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है विचलन। ठीक है। कितना जो भी हमारे प्रदत्त हैं, जो भी आपने आंकड़े एकत्रित किए हैं, डेटा कलेक्ट किया है, वो उस डेटा में, उन प्रदत्तों में कितना वेरिएशन है आपस में। ठीक है ना। तो इसलिए अपन से कहते हैं विचलन के माप। हिंदी में क्या कहेंगे आप मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को? विचलन के माप। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है? जैसे मैंने अभी बताया कि आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी प्रदत्त आपके पास आया है, वो कितना फैला हुआ है, हाउ स्प्रेड और डिस्पर्स आउट, स्कैटर्ड। ठीक है ना। मतलब जो भी आपके डेटा है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो कितना ज्यादा फैला, उसका फैलाव कितना है, वो कितना ज्यादा बिखरा हुआ है ना, कितना स्कैटर्ड है ना। तो इस चीज को देखने के लिए पॉइंट आर विद इन आर डेटा सेट, मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट है उसी के अंदर इस चीज को पता लगाने के लिए हमको वेरिएबिलिटी को मेजर करना पड़ता है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये किस चीज में हेल्प कर रहा है? इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी ऑफ डेटा सेट। जैसा कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी समूह होता है, उस समूह में जितने भी व्यक्ति होते हैं वो एक से नहीं होते। चाहे हम उनकी बुद्धि को लेके बात करें, उनकी योग्यताओं को लेके बात करें, उनकी हाइट को लेके बात करें, उनकी वेट को लेके बात करें, उनकी सेंसिटिविटी को लेके बात करें, हर कोई दूसरे से भिन्न है ना। तो होमोजेनिटी मतलब सजातीयता, हेट्रोजेनिटी मतलब विषम जातीयता। तब वहां पर आपस में विरोधाभास बहुत ज्यादा है। एक ऐसा ग्रुप जहां पे विरोधाभास कम है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप किसी क्लास को चयन करते हैं कि आज मेरे को क्लास 8th के बच्चों को कलेक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चनर को अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं वहां पे आपने होमोजेनिटी को बढ़ाया, क्योंकि आपने सेम एज ग्रुप के बच्चों को चुना, है ना। और एक ही स्कूल के, एक ही तरह के कोर्स में पढ़ने वाले बच्चे, एक ही तरह के, उसमें भी होमोजेनिटी थोड़ी ज्यादा होती, हेट्रोजेनिटी होने की कम संभावना होती है। आप अगर सिंपल लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करके एक साथ देखेंगे तो उसमें हेट्रोजेनिटी और उतनी बढ़ती जाती है, विषम जाती है। ठीक है। तो दैट मीन्स मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आपको किस में मदद कर रही है? वो मदद करता है हमको, जो भी आप फाइंड आउट करते हैं कि जो भी डेटा सेट है उसकी होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी कैसी। ओके। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, इस चीज को आप बहुत समझ लेंगे अच्छे से, कि जो वेरिएबिलिटी होती है, जो विचलनशीलता होती है, अगर वो लो है ना, अगर किसी भी प्रदत्त की या कोई डाटा सेट आपके पास है, जो स्कोर आपके पास है, उस स्कोर में क्या है, विचलनशीलता कम है, वेरिएबिलिटी इज लो, तो वहां पर होमोजेनिटी क्या होगी, फिर हाई हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि आपने चयन किया, आपने कि हम सीबीएसई के बच्चों को लेंगे, क्लास 7 के बच्चे क्लास 8 के बच्चों को लेंगे, है ना। तो आपने आपने कोर्स को भी आपने सिर्फ एक साथ कर दिया, उनके एज ग्रुप को भी एक साथ कर दिया, काफी हद तक आपका जो डेटा कलेक्ट होगा उसमें होमोजेनिटी आ जाती है। परंतु इस बात उसका जो जस्ट जस्ट विपरीत देखें अगर, तो जब विचलनशीलता कब हाई होगी, जब वहां पर विचलनशीलता बहुत बढ़ जाए, है ना। विचलनशीलता जितनी ज्यादा होगी वहां पर हेट्रोजेनिटी होने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाती है। When variability is high, then heterogeneity of data set is high. इतनी बात समझ में आ रही है? जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी हमारे पास प्रदत्त है, जो स्कोर आपके पास है, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उसमें हेट्रोजेनिटी है, होमोजेनिटी है, या वो कितना फैला हुआ है ना, और कितना स्कैटर्ड है ना।
कितना उसमें विचलन जाता है। तो इन सब चीजों को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को निकालना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा अब हम गौर करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अगर मान लीजिए आपका जो डेटा है वो होमोजेनिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड करता है, ठीक है, उसका कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका, वहां पे होमोजेनिटी, सजातीयता है। अगर सजातीयता है उस प्रदत्त में, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास प्रदत्त है, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, उसमें यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब उनमें एक एक रूपता है, ठीक है, इक्वलिटी है, समानता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी है वहां पर, मतलब संगतता है ना, अक्रॉस अ सेट ऑफ डेटा बीइंग कंपेयर, जो हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें क्या है आपस में, अगर होमोजीनियस है ग्रुप आपका, डिस्ट्रीब्यूशन आपका होमोजीनियस है, तो ऐसी स्थिति में उसमें यूनिफॉर्मिटी भी है, उसमें इक्विटी भी है, कंसिस्टेंसी भी है ना। तो वहां पर क्या हो गया कि हम कह सकते हैं जो भी जो स्कोर है वहां पे, वो सारे के सारे स्कोर कैसे है, इक्वल स्प्रेड है, इक्वली स्प्रेड है, समान रूप से वितरित है मीन के चारों तरफ। द डाटा डिस्पर्शन रेंज अराउंड द रिस्पेक्टिव ग्रुप मीन, इस बात को दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि जब आपकी होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी का मतलब ये है कि आपका जो भी जो आंकड़े हैं, जो भी प्रदत्त है, जो भी डेटा है, वो कहाँ पर उनका डिस्पर्शन है, बिखराव कहाँ जाता ज्यादा, जो आपका रिस्पेक्टिव मीन कैलकुलेट होकर आ रहा है उसके चारों तरफ ही होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पोलराइजेशन है ना, धनात्मक, मतलब इनका जो आपके जो डेटा है उन डेटा का जो एकत्रीकरण हो रहा है, ठीक है ना, पोलराइजेशन कैसा होता है, नियर मीन, मध्यमान के चारों तरफ होता है। उसके अगर आप प्लॉट देखेंगे आसानी से तो आपको मीन के आसपास के स्कोर्स मिलेंगे, उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होंगी, है ना। अगर मान लीजिए आपका मीन 32 करीब आ रहा है ऑलमोस्ट, तो आपके पास जो स्कोर होंगे मैक्सिमम 50 और नीचे मैक्सिमम आपके 20 तक जाएंगे, तो बहुत ज्यादा बिखराव नहीं होगा कि 0 भी है, 1000 तक जा रहा है, तो वहां पर होमोजेनिटी खतरे में हो जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। तो पहला इसकी विशेषता होगी कि आपको ये देखना पड़ेगा आपका समूह कैसा है, होमोजीनियस ग्रुप है आपका डिस्ट्रीब्यूशन या हेट्रोजीनियस। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हेट्रोजेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देखते हैं हेट्रोजेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए यहाँ पर ये बात अच्छे से दिमाग बैठा लीजिए, जब आपके पास जो प्रदत्त है, जो डेटा है, उनमें हाई वेरिएबिलिटी है, मतलब उसमें विचलनशीलता बहुत उच्च स्तर की है ना, वहां पे जो स्कोर्स है वो डाइवर्स बहुत ज्यादा हो रहा है, उनका बिखराव बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है बहुत ज्यादा, है ना। जैसे मैंने बताया कि आपका एक स्कोर 0 पे तो दूसरा स्कोर 90 पे जा रहा है अक्रॉस द ग्रुप, तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाता है, हेट्रोजेनिटी बढ़ जाती है उसमें। जब हेट्रोजेनिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब जितने भी आपके स्कोर्स हैं अनइक्वल स्प्रेड है, तो उनके बीच में विचलनशीलता बहुत ज्यादा है, वेरिएशन बहुत हाई लेवल पर है, और डाटा का जो डिस्पर्शन हो रहा है, जो रेंज है ना, रेंज भी बहुत बड़ा रेंज होता है, सबसे छोटे में और सबसे बड़े में, कुछ लोएस्ट स्कोर में और हाईएस्ट स्कोर में, अराउंड द रिस्पेक्टिव ग्रुप मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। और मीन में भी क्या होता है, आपका मीन कुछ और आ रहा है, आपके जो स्कोर्स है वो का बिखराव मीन से बहुत दूर दूर है, अपार्ट फ्रॉम मीन। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि वहां पे हेट्रोजेनिटी बढ़ गई। तो इस विशेषता को आप ध्यान रखेंगे, आप जो भी प्रदत्त आपके इकट्ठे हो रहे हैं जिनको आपको अब आगे कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि आपके पास जो डेटा है, जो आपके पास स्कोर्स एकत्रित हुए, उसमें होमोजेनिटी है या हेट्रोजेनिटी। ठीक है, अब बात आती है कि व्हेन टू यूज डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, कब आप इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी जो है, रेंज हो गया, या आपका मीन डेविएशन हो गया, क्वार्टाइल हो गया, है ना, या स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, तो इनको आप कब, कौन सा आप वेरिएबिलिटी को यूज करेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन शेप ऑफ द डेटा, द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना। एक्सट्रीम वैल्यूज जैसे पिछले कुछ लेसन में भी हमने डिस्कस किया था, आउटलेयर्स मतलब जो एक्सट्रीम जो होते हैं वैल्यूज, उनकी बात करते हैं। एंड टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आप किस प्रकार का स्टैटिस्टिक्स लगाना चाहते हैं, या आपका जो प्रॉब्लम है,
टॉपिक है, टाइटल है, उस टाइटल की डिमांड क्या है, आपने क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा एनालिसिस यूज करेंगे। और जिस एनालिसिस को यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर वेरिएबिलिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? किस पर डिपेंड करता है? पहली बात तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। दूसरी बात आपका जो डेटा है उसका शेप कैसा है। तीसरी बात यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा तो नहीं है, मीन से बहुत ज्यादा तो एक्सट्रीम नहीं हो रहे हैं, है ना। तो ये सब बातें ध्यान रखती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपने जो ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए थे उन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर आपको कौन सी स्टैटिस्टिक्स को लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, उस एनालिसिस के डिमांड के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूज करें। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जो पहला है सबसे सरल और इजी वाला, वो है रेंज। हिंदी में से कहते हैं प्रसार। ठीक है, प्रसार और या रेंज अर्थ होता है कि आपके पास जो भी स्कोर आ रहे हैं उनका फैलाव कितना है। ठीक है, तो यूज द रेंज, कब अपन यूज करेंगे, प्रसार का यूज कब करना चाहेंगे या करना चाहिए। वी नीड अ क्विक सिंपल ओवरव्यू टू एंटायर स्पान ऑफ डाटा फॉर द एंटायर स्पान ऑफ डेटा एंड आर कंटेन सर्टन देयर आर नो एक्सट्रीम आउटलेयर। ठीक है, रेंज आप कब निकालेंगे, जब आपको बहुत जल्दी है और आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो स्कोर है उसका फैलाव कहाँ से लेके कहाँ तक है। ऐसी स्थिति में आप रेंज को देखेंगे, निकालेंगे, और साथ ही साथ यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम स्कोर तो नहीं है ना। दूसरी बात मीन डेविएशन की आती है ना। मीन डेविएशन को एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं। इसको कब यूज करेंगे, व्हेन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू अफेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपका जो प्रदत्त है वो बहुत, उसमें क्या है, विकृति बहुत ज्यादा है, स्प्रेड है, या बहुत कम आपके पास सैंपल है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि आप अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें तो वो प्रभावित करने की संभावना ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद बात आती है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का यूज कब करना चाहिए, चतुर्थांश विचलन कहते हैं इसको। ठीक है, व्हेन डाटा इज स्क्विड, आपके प्रदत्त कैसे हैं कि विकृति ज्यादा है, कंटेन्स हैवी आउटलेयर, एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा उनमें डिफरेंस है ना, बहुत हाई और लो स्कोर्स है, एज फोकस। और आप क्या चाहते हैं, आपको एक्सट्रीम वैल्यूज से कोई भी मतलब नहीं है, आप फोकस करना चाहते हैं जो आपके पास डेटा है उनके 50% स्कोर्स के ऊपर, मिडिल 50% पे फोकस करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। इसके बाद जब आपको लगता है कि आपका जो डेटा है प्रदत्त है उसमें काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, और अगर उसमें आप नॉर्मल कर्व बनाते हैं तो क्या बनेगा, वो बेल कर्व बनेगा, है ना, घंटी के आकार का बनेगा। और यहाँ पर आप चाहते हैं टू फाइंड आउट एवरेज डिस्टेंस ऑफ स्कोर फ्रॉम मीन, आप वास्तव में एक्चुअल डिफरेंस देखना चाहते हैं कि क्या डेविएशन है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ स्कोर फ्रॉम मीन, मीन से कितना ज्यादा उनका फैलाव है, ये देखना चाहते हैं। कब, जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन का नॉर्मल हो, स्क्विडनेस इसमें ज्यादा या बिल्कुल भी ना हो। ऐसी स्थिति में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। परंतु जब आप क्या करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं दो या दो से अधिक यूनिट्स के बीच में, तो यूज करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, व्हेन वी वांट टू कंपेयर डिफरेंट यूनिट्स और डिफरेंट नंबर डेटा सेट, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आपका कौन सा मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी टेस्ट को लगाएंगे और क्यों लगाएंगे, ये बात हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको अगर कोई पूछता है तो आप उसका जवाब दे सके कि आपने रेंज क्यों निकाला, आपने मीन डेविएशन क्यों निकाला, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन क्यों किया, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों देखा या क्यों नहीं देखा, तो उसका जवाब आपके पास आना चाहिए। इस तथ्यों के आधार पर आप उस चीज को जस्टिफाई या उसका औचित्य निर्धारण कर सकते हैं। आइए अब इसका देखते हैं, रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इनके जो अलग अलग
जो बात हमने की थी, रेंज की बात की, क्वार्टाइल डेविएशन की बात की, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की, इनका आपस में क्या संबंध है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास प्रदत्त होते हैं, व्हेन अ डाटा फॉलोज अ परफेक्टली सिमेट्रिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हम ये देखा हमने कि हमारे पास जो भी आंकड़े हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, बिल्कुल सिस्टमैटिक है, व्यवस्थित है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर आप कर्व प्लॉट करते हैं तो उसमें घंटी के आकार का कर्व बनता है, बेल कर्व। ठीक है। तो देयर आर फिक्स प्रिडिक्टेबल मैथमेटिकल रिलेशनशिप, है ना। ऐसी स्थिति में कुछ जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है बहुत फिक्स होती है, जिनको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। किनके बीच में, रेंज, प्रसार, क्वार्टाइल डेविएशन मतलब आपका चतुर्थांश विचलन, और स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाणिक विचलन, इनके तीनों के बीच में एक निश्चित रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। when नंबर ऑफ स्कोर इज इंक्रीज, आपने जो डेटा इकट्ठा किया है, प्रदत्त आपने इकट्ठे किए हैं, उनका नंबर बड़ा है, या आपने डेटा कलेक्ट किया उसका नंबर बहुत छोटा, बहुत कम आपके पास आंकड़े, है ना। तो उस ऐसी स्थिति में क्या होगा, when number of score increase in a distribution, the value of ratio of range and SD is also increase, है ना। अगर आपके पास जो स्कोर्स है वो बढ़े हुए हैं, ज्यादा है, तो हाँ ऐसी स्थिति में रेंज पे भी इफेक्ट पड़ेगा और एसडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो भी बढ़ जाता है ना। इसको हम ग्राफ से थोड़ा समझने की और कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैंने ये वाला ग्राफ जो प्लॉट किया है, इस प्लॉट में आप देखेंगे जो भी आपके पास आंकड़े आए, डेटा आपने कलेक्ट किया, उसका आपने नॉर्मल कर्व बनाया, तो वो नॉर्मल कर्व आपका कहाँ के सिमट गया, प्लस -2 SD, सिग्मा सिग्मा बोलते हैं इसको, इसके बीच में ये आके सिमट गया, है ना। तो ये आप देख रहे हैं ये कब क्या है, घंटी के आकार के जैसा नहीं है, ऊपर की ओर ज्यादा उभरा हुआ, इसकी पीक कैसी है, उभरी हुई है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर स्कोर आपके पास कम है। जब आपके पास स्कोर कम होते हैं तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आपका ग्राफ बनता है। ठीक है। और ऐसी स्थिति में जो मीन जो है, अगर हम देखें +-1, यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में जो कितने स्कोर आ जाते हैं, 50% स्कोर आ जाते हैं, 50% स्कोर में ये सिमट जाता है। ठीक है। और इसके जस्ट विपरीत अगर आप देखें, ये देखिए, ये इसमें क्या है, जब आपका स्कोर की संख्या ज्यादा थी, बढ़ी हुई थी, तो ऐसी स्थिति में जब आपने कर्व बनाया तो कैसा बना, ये घंटी के आकार का लगभग कर्व बना, यहाँ पे पीक बहुत ऊंचा नहीं है, और जो उसका फैलाव है उस कर्व का, नॉर्मल कर्व का, वो फैलाव भी कहाँ है, +3 सिग्मा से लेके -3 सिग्मा तक। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, प्लस और +1 सिग्मा -1 सिग्मा के बीच में जो नंबर ऑफ स्कोर्स आ जाते हैं, ये नंबर ऑफ स्कोर्स कितने होते हैं, 68.26% स्कोर इसके बीच में आ जाते हैं। ठीक है ना। और अगर हम कैलकुलेट करें मीन डेविएशन में भी, तो वहां पे स्कोर केवल आते हैं 57.5, है ना। तो यहाँ पे मैं इसे अगर कंपेयर करें इनको स्कोर्स को, इस आधार पर रिलेशन को देखें, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज क्लियर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, प्रमाणिक विचलन वो जो है, रिप्रेजेंट द हाईएस्ट डेटा। जो भी आपके जितने प्रदत्त है उनको अधिक से अधिक रूप से रिप्रेजेंट कौन करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं पर एडी जो हो रहा है केवल 50%, है ना। तो दैट मीन्स लेस देन एसडी, उसका रिप्रेजेंटेशन जो है पूरे पॉपुलेशन के स्कोर्स का रिप्रेजेंटेशन एसडी से कम होता है, और जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है उसका सबसे कम होता है। वहां पे मैंने बताया कि वो और भी कम कलेक्ट करता है। तो ये रिलेशन होता है इनके बीच। इतनी बात समझ में आ रही है कि जो प्रमाणिक विचलन है, प्रमाणिक विचलन जो है वो आपके प्रदत्तों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व ज्यादा करता है इन कंपैरिजन टू मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही। चलिए, तो ये था रिलेशनशिप। इसको जरूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। टाइप्स ऑफ मेजर वेरिएबिलिटी, जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, कितने प्रकार का है, ये 5 प्रकार का है। इन पांचों को हम जानने की कोशिश करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इसको देखते हैं।
तो सबसे पहला होता है इसमें रेंज। रेंज को हम से मैंने बताया क्या कहते हैं हिंदी में, प्रसार। दूसरा होता है मीन डेविएशन, है ना, मध्यमान विचलन, एवरेज डेविएशन भी इसको कहते हैं। तीसरा है क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थांश विचलन। चौथा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणित विचलन। और पांचवा हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये देख मान के चलिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर ध्यान से इसको समझेंगे तो आसानी से आप भी खेल सकेंगे, इसके साथ एंजॉय करेंगे, और आप इजीली खुद कैलकुलेशन अपने, जो आपका कैलकुलेशन आपने प्रदत्त इकट्ठा किया है स्टैटिस्टिक्स को, आप खुद भी लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेंज की, प्रसार। प्रसार क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट स्कोर एंड लोएस्ट स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी वितरण में के जो सबसे बड़ा स्कोर है और सबसे छोटा स्कोर है ना, उच्चतम स्कोर और निम्नतम स्कोर के मध्य में जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं प्रसार। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही? प्रसार क्या है? जो उच्चतम स्कोर है और जो निम्नतम स्कोर है उनके बीच का जो अंतर है वो प्रसार कहलाता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट स्कोर एंड लोएस्ट स्कोर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है आर, क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है? आर रिप्रेजेंट रेंज, प्रसार, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर। सिंपल फॉर्मूला है ना। हाईएस्ट स्कोर में से हम लोएस्ट स्कोर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रसार आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डेटा दिया हुआ है 21, 35, 38, 26, 27, 28, 30, 32, 24, 19, 22, 30, ये आपको स्कोर दिया हुआ है। ठीक है, इस स्कोर से अगर आप रेंज निकालना चाहते हैं तो इसमें आप देखिए हाईएस्ट स्कोर कितना है। हाईएस्ट स्कोर सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा नंबर है इसमें? 38। और सबसे छोटा स्कोर कौन सा है? लोएस्ट, निम्नतम कौन सा स्कोर है यहाँ पर? समय सबसे छोटा है 19। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 38 माइनस 19, है ना। हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर किया आपने, तो 38 माइनस 19, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आंसर आएगा आपके पास? 19। तो आपके पास जो प्रदत्त है उन प्रदत्तों का फैलाव 19 अंकों तक है। The scores are deviate up to 19 scores। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? तो आंसर कितना हुआ? 19। इस तरह से अब आप कुछ सवालों को देखेंगे आप और रेंज निकालने की प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रेंज होता क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो रेंज से आपको क्या पता पड़ रहा है? केवल आपके जो स्कोर्स है उनका फैलाव कहाँ से लेके कहाँ तक है। कहीं बहुत ज्यादा वहां पर वेरिएशन तो नहीं है, एक्सट्रीम स्कोर्स तो नहीं है, ये देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? इसको जैसे मैंने बताया मध्यमान विचलन को हम एवरेज डेविएशन भी कहते हैं। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट क्वांटिफाइज the average distance between each data point and a center point of data set, usually the mean or the median, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं कि जो हमारे पास स्कोर्स है ना, उनका उनका एवरेज डिस्टेंस कितना है ना, डेटा पॉइंट से। और डेटा पॉइंट हमारा सेंट्रल पॉइंट भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है, उसमें दोनों के बीच में कितना। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज देखें एवरेज डेविएशन की। एवरेज डेविएशन जो होता है या मीन डेविएशन जो है ऑलवेज नॉन नेगेटिव, है ना। कैसा होगा ये? नॉन नेगेटिव होता है। द मीन डेविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखेंगे। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि जो मीन डेविएशन है ऑलवेज कैसा, या तो बड़ा होगा या जीरो जो है जीरो के बराबर है। इट मीन्स ऑल डेटा पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, है ना। कैसे है वो? आइडेंटिकल है, एक रूप है, समरूप है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है मिनिमल अराउंड द मीडियन, है ना। जो स्कोर्स होते हैं किसके चारों तरफ होते हैं? वो मध्यांक के बीच में होते हैं। ठीक है। सेम यूनिट, यूनिट कैसी सब उसकी एक समान यूनिट है और लेस सेंसिटिव टू आउटलेट्स, और उसकी सेंसिटिविटी आउटलेट्स के लिए वो कम होती। जबकि मीन अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मीन कैसा है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है आउटलेयर, जो उसके एक्सट्रीम स्कोर है उस स्कोर को अगर ज्यादा है तो आपका मीन, एक भी स्कोर आपने बढ़ा दिया
तो मीन आपका कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे देखते हैं इसके कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा। यहाँ पे भी अनग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा है। अनग्रुप डेटा में जब आप मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाता है समीशन एक्स, यहाँ पे देखिए बार बना हुआ, बार के अंदर एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, वेयर एक्स डैश क्या है, डेविएशन ऑफ अ स्कोर फ्रॉम मीन, मध्यमान से उसका कितना विचलन है। जब अपन बार लगा दे रहे हैं, बार एक्स और यहाँ पे डैश है, तो इसका बार लगाने का मीनिंग क्या हो जाता है, बार जो है वो इंडिकेट करता है कि जो एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, जब एडिंग करेंगे तो हमें प्लस माइनस स्कोर को हम इग्नोर कर देते हैं। इंडिकेट दैट साइंस आर डिसरिगार्डेड इन अराइविंग एट सम। ठीक है ना, जोड़ते समय प्लस माइनस के साइन क्या होते हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। एंड यहाँ पर जानते हैं आप सब लोग नंबर ऑफ। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू से कैलकुलेट करें, तो आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है 20, 25, 20, 18, 21, 23, 24, 22, 23, 26। तो आपको इसको पहले सीक्वेंस में अरेंज करना होगा। आपने इसको सीक्वेंस में अरेंज किया, एक्स स्कोर सारे डेटा को आपने एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे इसका मीन निकालेंगे। जो स्कोर आपके पास आए थे, इन स्कोर का आपने क्या निकाला, मीन निकाला। तो इनको टोटल किया आपने, समीशन एक्स कितना आया, 220, 220। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 220। अब मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, समीशन एक्स अपॉन एन कर देंगे। है ना, ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं अनग्रुप डेटा में। इस मीन इज इक्वल टू होता है समीशन एक्स अपॉन एन। आपने जब इसको किया तो मीन कितना आया, 220। स्कोर्स कितने हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। है ना, 10 है तो आपने 10 से उसको डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 22। आपके पास जब 22 मीन आ गया, तो आप स्कोर में एक्स में से मीन को माइनस करेंगे। मीन को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स डैश आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए 20 में से 22 हुआ, तो यहाँ पे -2 आना चाहिए था, परंतु हमने साइन को इग्नोर किया क्योंकि बार लगा हुआ है, तो सिंपल 2 लिख रहे हैं। 25 में से -22 किया तो यहाँ पे +3 होना चाहिए, यहाँ पर भी हमने इग्नोर किया। सारे जो साइन है उनको हम हटा दे रहे हैं, उनको हम नहीं देख रहे हैं। तो सिंपली आपने इसको यहाँ पर माइनस किया, तो 20 में से 22 माइनस किया तो इतना आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे है 18 है, ये यहाँ पर क्या है, 18 माइनस 22 कितना है आपके पास, यहाँ पर 4। फिर 21 माइनस 22 1, 23 माइनस 22 1, 24 माइनस 22 2, 22 माइनस 22 0 हो गया, 23 माइनस 22 1, 26 माइनस 22 4। इन सबको आपने सिग्ने साइन पे ध्यान बिना दिए आपने सबको आपने जोड़ दिया, तो आपके पास आ गया समेशन एक्स डैश बार, दोनों तरफ बार लगे हुए हैं, इज इक्वल टू कितना हुआ, 20। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब आगे इसको अपन फॉर्मूले में रखने के कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला। तो एम डी इजिकल टू क्या बताया था मैंने, समीशन एक्स डैश बार डिवाइडेड बाय एन इजिकल टू कितना हो गया, यहाँ पे था 20 और एन कितना है टोटल 10, तो 20 डिवाइडेड बाय 10, आंसर कितना आया आपके पास 2। तो आपका पास जो एवरेज डेविएशन है या मीन डेविएशन कितना आया, 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आप देखिए, आपको इन अ ग्रुप ए और बी फाइंड आउट, आपको दो ग्रुप दिए हुए हैं ए और बी, दोनों ग्रुप में आपको डेटा दिया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा इसमें सोचना है। अगर इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दो ग्रुप दिए हुए हैं, दोनों ग्रुप में से रेंज लगाना बेहतर होगा या एमडी लगाना, कौन सा सूटेबल होगा, आप प्रसार देख रहे हैं या मध्यमान विचलन देख रहे हैं, कौन सा ज्यादा सूटेबल है। तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे, दोनों समूह जो ग्रुप ए है ग्रुप बी का, आप रेंज भी निकालेंगे और मीन डेविएशन भी निकालेंगे। रेंज निकालना भी हमने अभी सीख लिया है और मीन डेविएशन भी आपने निकालना सीख लिया है। ठीक है, तो पहले ग्रुप ए जो है, उस ग्रुप ए में आप रेंज निकालेंगे। तो ग्रुप ए में हाईएस्ट माइनस लोएस्ट स्कोर किया आपने 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। बी ग्रुप में आपने किया हाईएस्ट माइनस लोएस्ट स्कोर कितना है 12.3, दोनों का कितना आ रहा 9, ये आप करके देखेंगे तो कितना इतना आया। इसके पश्चात आपने इनको वही सेम तरीके से आप रखेंगे, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए का पूरा निकालेंगे, एक्स को सीक्वेंस में लगाया, जोड़ा आपने, उसका मीन निकाला,
समीशन एक्स निकाला, फिर मीन निकाला, मीन 8 आया, और फिर यहाँ पर आपने इसको मीन में से माइनस किया स्कोर्स को। सिमिलरली ग्रुप बी में भी आपने इसको अरेंज किया, फिर समीशन एक्स निकाला, 70 आया, इसको आपने डिवाइड किया। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 70 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कितना आया 7। ठीक, ये बात समझ में आ रही है इतनी। अब आपने इसका इसका भी कैलकुलेट किया, सबको माइनस किया, तो इसका आपने निकाला समीशन एक्स डैश बार का 22 आ रहा है, समीशन एक्स डैश बार ग्रुप 2 का आ रहा है 20। ठीक है, तो आपने दोनों जो समूह थे दोनों समूह को आपने सीक्वेंस में अरेंज किया, दोनों का आपने रेंज ने कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद आपने मीन निकाला, मीन निकालने के बाद आपने मीन स्कोर में से मीन को माइनस किया, फिर आपने समीशन एक्स डैश बार कैलकुलेट किया दोनों को। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं मीन ऑफ ग्रुप ए इक्वल टू कितना था, फॉर्मूला है एम डी इक्वल टू समीशन एक्स डैश बार डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे 22/10 है ना, इक्वल टू कितना आया आपका पास 2.2। आंसर आया आपका 2.2। ठीक है, आपने जब ग्रुप बी में किया आपने एम डी इक्वल टू समीशन एक्स बार डैश बार डिवाइडेड बाय एन, 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 2, आंसर इज 2, है ना। 2.2 को भी अगर आप करेंगे तो डेसिमल 2 को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों का आंसर क्या हो रहा है, करीब करीब एक सा आ रहा है। इस आधार पे आप क्या कह सकते हैं कि ये जो आपको आंकड़े दिए हैं, जो आपको स्कोर्स दिए हुए हैं, डेटा दिया हुआ है ग्रुप ए ग्रुप बी, दोनों में रेंज और मीन डेविएशन क्या हो रहा है, लगभग एक जैसा ही आपको मिल रहा है। ठीक है ना, उसमें कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मीन डेविएशन में भी उतना ही आ रहा है, और रेंज आपने कैलकुलेट किया तो रेंज भी आपको कितना मिला था, 9 मिला, यहाँ पर भी ग्रुप बी का भी 9 आ रहा है ना। तो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहाँ पे इस तरह से आंसर को पूरा आप जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा सुटेबल है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। इसी तरह के आप और क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करिए, तो आपको ने जो बात समझी है वो कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से फिर देख सकते हैं। इसी बात को हम आगे ग्रुप डेटा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमने आज जो भी बात की है आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, है ना। अगर कोई भी दिमाग में आपके सवाल आता है ना, या कोई समस्या आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं।